साल 1938 साउथ कोरिया जंग और गरीबी से जूझ रहा था। लोगों के पास खाने को नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। उस समय में खुली एक दुकान जो नूडल्स, सब्जी और सूखी मछली बेचती थी। आज के दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी सैमसंग बन गई है। लेकिन ये कहानी इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें है एक सीईओ जिसने गोडाउन में रखे करोड़ों रुपए के फोन्स और टीवीज में आग लगा दिया, एक बेटा जिसने अपने बाप के खिलाफ जाकर कंपनी को डूबने से बचाया, और एक ऐसा स्कैंडल जिसने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट और सैमसंग के चेयरमैन दोनों को जेल पहुंचा दिया। और तो और जब 2016 में गैलेक्सी नोट फटने लगा तो इसे एयरप्लेन में ले जाने पर भी बैन कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि अब सैमसंग का दी एंड आने वाला है। लेकिन वही सैमसंग आज एप्पल से भी आगे निकल चुका है। लेकिन कैसे एक ट्रेडिंग दुकान ने बीते सालों में पूरी दुनिया पर राज कर लिया, कौन से डिसीजंस ने सैमसंग को बर्बाद होने से बचाया, और क्यों साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स और सैमसंग की कहानी एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं। चलिए जानते हैं सैमसंग की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के दीगू शहर से, जहां एक नौजवान ली बियंग चुल अपनी एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी सैमसंग के नाम से शुरू करता है। कोरियन में सैमसंग का मतलब होता है 3 तारे, जो प्रेजेंट करता समथिंग बिग, पावरफुल एंड एवरलास्टिंग को। और यही ली चाहते थे कि उनका काम हमेशा बड़ा, इम्पैक्टफुल और लंबे समय तक टिके। शुरुआत में सिर्फ 40 लोगों के साथ नूडल्स, सब्जी और सूखी मछली को चाइना एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन 1950 के वॉर की वजह से साउथ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और ली बियंग चुल को अपना ऑफिस बुसान शिफ्ट करना पड़ा, जहां उन्हें यूएस आर्मी के लिए सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिला। जंग के बीच उनका बिजनेस काफी अच्छा चला और इस पैसे से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा और 1953 में शुगर फैक्ट्री और वुलन मिल स्टार्ट की, जो साउथ कोरिया के अब तक की सबसे बड़ी वुलन मिल कंपनी है। ऊपर से वहां की गवर्नमेंट भी चाहती थी कि उनके देश में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हो जो फॉरेन कंपनीज का मुकाबला कर सके। इसी वजह से वे इन कंपनीज को लोन्स, सब्सिडी एंड कॉम्पिटिटर से प्रोटेक्शन देती थी। और अब 1960s आ चुका था एंड ये ऐसा समय था जब टेक्नोलॉजी की फील्ड में कई सारे नए नए रिसर्च हो रहे थे और इस फील्ड से जुड़ी हुई कंपनीज का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला था। इसीलिए 1969 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत की गई और इसके अगले साल कंपनी ने अपना पहला 12 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लॉन्च किया। ये टीवी इतना पसंद किया गया कि विद इन अ डेकेड सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मैन्युफैक्चरर बन गई। लेकिन कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही नहीं रुकी, बिल्डिंग, पेट्रोकेमिकल्स और टेलीकॉम कंपनी भी शुरू की, जो आगे चलकर मोबाइल फोन्स के एम्पायर की फाउंडेशन बनी। लेकिन इसी सफर में एक ऐसा डिसीजन आया जो सैमसंग की तकदीर बदलने वाला था। दरअसल ली बियंग चुल को लगता था कि ये प्रोजेक्ट बहुत रिस्की है और लॉसेस भी बढ़ रहे थे, तो इसे बंद कर दिया जाए। लेकिन उनके बेटे ली कन ही ने मना कर दिया और जापान जाकर एक्सपर्ट से सीखा, ट्रेनिंग सेशंस करवाए और इस डिवीजन को डूबने से बचा लिया। आज जब सैमसंग सेमीकंडक्टर की दुनिया में इतना बड़ा प्लेयर है, तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मना करना कितना इम्पोर्टेंट था। साल 1987 में ली बियंग चुल की मौत हो गई और सैमसंग का कंट्रोल उनके बेटे ली कन ही के हाथों में आ गया। इस समय सैमसंग काफी बड़ी कंपनी बन चुकी थी, लेकिन इसका ग्लोबल इमेज काफी खराब था। लोग इसे एक सस्ती और घटिया प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के रूप में देखते थे। इसीलिए एक जापानीज डिजाइन एक्सपर्ट को बुलाया गया और उसने 56 पेजेस की रिपोर्ट लिखी, जिसमें ओवरऑल सैमसंग के प्रोडक्ट में डिजाइन की कमी, खराब क्वालिटी और क्रिएटिविटी को जीरो बताया गया। इस रिपोर्ट को देखकर ली कन ही समझ गए कि अगर सैमसंग को ग्लोबल ब्रांड बनाना है तो सब कुछ बदलना होगा। इसीलिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, जिसमें टॉप के 200 मैनेजर्स को बुलाया गया और उन्हें कहा गया, चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट योर वाइफ एंड चिल्ड्रेन। मतलब कि सैमसंग को अपना सोच, स्ट्रेटेजी, क्वालिटी और डिजाइन सब कुछ बदलना होगा। इसके लिए उन्होंने 20 सब्सिडीज बेच दिए। फिर एक दिन उन्होंने अपने मैनेजर्स के सामने वेयर हाउस भर के डिफेक्टिव फोन्स और टीवीज जलवा दिए, ताकि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि सैमसंग में अब घटिया क्वालिटी प्रोडक्ट्स की कोई जगह नहीं। इसका असर उन्हें जल्दी दिखने लगा और 1992 तक सैमसंग दुनिया का नंबर 1 मेमोरी चिप मेकर बन गया। आगे चलकर उन्होंने टीवीज, सेमीकंडक्टर और मोबाइल फोन्स जैसे इंडस्ट्री में भी अपना परचम लहराया और 2006 आते आते सैमसंग दुनिया का नंबर 1 टीवी ब्रांड बन गया। और फिर शुरू हुई वो एस सीरीज, जिसने मोबाइल मार्केट में पूरा तहलका मचा दिया। गैलेक्सी एस, गैलेक्सी S2, गैलेक्सी S3, एक के बाद एक फोन और हर लॉन्च के बाद उनकी रिकॉर्ड तोड़ सेल्स। फिर पहली बार 2012 में एप्पल को बीट करके सैमसंग वर्ल्ड का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। लेकिन एक तरफ सैमसंग अपने स्मार्टफोन के साथ एप्पल को बीट कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एप्पल अपने आईफोन्स के लिए सैमसंग से चिप्स खरीद रहा था। बहरहाल 2014 के बाद कंपटीशन और तेज हो गया। चाइनीज ब्रांड्स लाइक हुआवे, शाओमी, ओप्पो तेजी से मार्केट में छाने लगे। इनके सस्ते फोन्स, फ्लैशी फीचर्स एंड अग्रेसिव मार्केटिंग ने डेवलपिंग कंट्रीज पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इसलिए सैमसंग ने भी अपनी प्रीमियम गैलेक्सी एस सीरीज
से लेकर अफोर्डेबल M सीरीज तक हर प्राइस रेंज में अपने फोन्स लॉन्च करके अपना मार्केट शेयर बचा लिया। लेकिन 2016 में सैमसंग के ऊपर हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइसिस आ गया। दरअसल इस साल सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 फोन लॉन्च किया और इसके कुछ ही हफ्तों बाद दुनिया भर से इसके ब्लास्ट की खबरें आने लगी, जिससे फ्लाइट्स में नोट 7 ले जाने पर बैन लगा दिया गया। और तब सैमसंग ने मजबूरन इसकी प्रोडक्शन बंद की और करोड़ों फोन्स को रिकॉल करना पड़ा। इससे उन्हें $5 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो गया और रेप्यूटेशन पर जो डैमेज पड़ी वो तो अलग। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए सैमसंग ने जो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट जारी किया था उसमें भी वही ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि शुरुआत में सैमसंग को लगा कि बैटरी की वजह से ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इन रियलिटी प्रॉब्लम किसी एक खराब कंपोनेंट की वजह से नहीं जिसे आसानी से बदला जा सके, बल्कि फोन के इंटरनल डिजाइन की वजह से थी, क्योंकि डिवाइस के कंपोनेंट्स को फोर्सफुली बहुत ज्यादा पास फिट कर दिया गया था। और ऐसा करने के पीछे का कारण था एप्पल के साथ कंपटीशन। 2011 में एप्पल ने सैमसंग पर केस किया कि उसने आईफोन का डिजाइन कॉपी किया है, जिसे उसे बिलियंस ऑफ डॉलर देना होगा। और एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने तो पब्लिकली सैमसंग को कॉपी कैट कह दिया, जिसे सैमसंग चिढ़ गया और बदला लेने के लिए उन्होंने अपना गैलेक्सी नोट सीरीज लॉन्च किया, जो स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट था। लेकिन नोट 7 मॉडल के लिए सैमसंग के एग्जीक्यूटिव इसमें काफी सारे नए फीचर्स डालना चाहते थे, वो भी टाइट डेडलाइंस के अंदर। सैमसंग के इंजीनियर्स ने बताया कि फोन को डेडलाइन के अंदर बनाने का काफी ज्यादा प्रेशर था, जिस वजह से उन्होंने नोट 7 में काफी सारे फीचर्स डाल दिए, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल पर इनफ टाइम स्पेंड ही नहीं किया, जिसे फोन की रियल इशू का पता चलने से पहले ही लाखों फोन्स दुनिया भर में बेच दिए गए। और ये डिजास्टर यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। सैमसंग ने इस पूरे मामले की इंफॉर्मेशन को सप्रेस करने की कोशिश की। एग्जाम्पल के लिए जब GTA जैसे गेम्स में लोग गैलेक्सी नोट 7 को एज एक्सप्लोडिंग ग्रेनेड्स की तरह यूज करके पैरोडी वीडियो बनाते तो सैमसंग उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देता, जबकि सैमसंग के पास ऐसा कोई राइट नहीं था। सेंसरशिप की ये कोशिश सैमसंग पर ही बैकफायर कर गया और इस पूरे स्कैम को और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। बहरहाल इतना बड़ा ड्रामा और लॉस होने के बावजूद सैमसंग ने अपनी सक्सेस कंटिन्यू रखा और फिर ली कन्ही हार्ट अटैक के बाद कोमा में चले गए, जिसे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बेटे ली जाए यंग के हाथों में आ गया। लेकिन साल 2016 में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति और ली जाए यंग दोनों मैसिव करप्शन स्कैंडल में फंस गए। आरोप था कि सैमसंग गवर्नमेंट को रिश्वत दे रहा था, जिससे कि उसका सक्सेशन प्रोसेस स्मूथ बन सके। इस कारण कोर्ट ने ली जाए यंग को जेल भेज दिया और कुछ साल उन्हें जेल और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। इन सब के बावजूद सैमसंग का ग्लोबल बिजनेस रुक नहीं रहा था। स्कैंडल्स के बावजूद सैमसंग ने अपनी सेमीकंडक्टर डिवीजन पर फोकस किया और जब कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में फैक्ट्री बंद थी, लोग घरों में बंद थे और ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी थी, तब भी सैमसंग ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक की ताकत से अपना काम जारी रखा। लोग घर पर बैठकर ज्यादा स्मार्टफोन्स, टेलीविजन और लैपटॉप खरीद रहे थे। उस समय सैमसंग के सेमीकंडक्टर बिजनेस ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स बनाया और इस तरह सैमसंग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्राइसिस हो या करप्शन, सैमसंग हर सिचुएशन में प्रॉफिट बना लेता है। 2022 में ली जायंग पर कोर्ट केसेस चल रहे थे और उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया, लेकिन तभी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने उन्हें माफी दे दी ताकि वे फिर से कंपनी को लीड कर सके। इस फैसले ने फिर एक बार साबित कर दिया कि सैमसंग और साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। 2023 में सैमसंग ने एक नए दौर की शुरुआत की और एक के बाद एक बोल्ड डिसीजंस लिए, जैसे अमेरिका में चिप्स एक्ट के तहत टेक्सास में $17 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का अनाउंसमेंट किया। फिर टेस्ला के साथ $16.5 बिलियन की डील की ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चिप सप्लाई किया जा सके और इंडिया में AI पावर्ड एप्लायंसेस और स्मार्ट डिवाइसेस के साथ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 2024 के एंड तक सैमसंग फिर से एक बार एप्पल को पीछे छोड़कर स्मार्टफोन में नंबर 1 ब्रांड बन गया। जिस फोल्डेबल फोन्स को लोग सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझ रहे थे, सैमसंग ने उसे भी आज मेन स्ट्रीम बना दिया। स्मार्टफोन्स के साथ साथ वे AI पावर्ड होम एप्लायंसेस और ऑटोमोटिव चिप्स में लीडर बन रहे हैं। आज सैमसंग सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ग्लोबल पावर हाउस बन गई है, जो टेलीविजन से लेकर स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चिप्स तक हर जगह प्रेजेंट है। एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई सैमसंग आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है। सैमसंग की कहानी गवाह देती है कि इनफ हार्डवर्क से कोई भी अपनी छोटी सी बिजनेस को जायंट एम्पायर बना सकता है, एज लॉन्ग एज देश का प्रेसिडेंट आपका खास दोस्त हो और वो टैक्स पेयर के पैसे को आपके बिजनेस में लगाने को तैयार हो। ऐसे और बिजनेस स्टोरीज के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।